हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है। चलिए, आवाज़ सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल, आवाज़ ठीक है। चलिए, इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर अनिल। जैसा कि हम लोग टीचर्स की सीरीज में हर चैप्टर की समरी को लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग पिछला वीडियो जो था वो हम लोग जो है जेनेटिक्स को लेकर चल रहे थे। तो अभी एक वीडियो अभी हम लोग का बना हुआ है जो आज अपलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ते हैं उसी के आगे, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि क्या है इसके आगे। तो हम लोग जहाँ तक बात को ख़त्म किए हैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्विन्स क्या होता है। ट्विन्स क्या होता है तो इसको जानते हैं। देखिए, ट्विन्स तीन तरह के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विन्स, एक कंजॉइंट ट्विन्स, इसके सियामीज ही बोलते हैं, या फैटर्नल, दूसरा या डाइजाइगोटिक ट्विन्स। समझिए, आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब यह है कि एक जाइगोट बना, यानी कि स्पर्म एक, ओवा एक, और इससे क्या बना, जाइगोट, और जाइगोट बना। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और इसने जो है दो एम्ब्रियो बनाया और दो जीव का निर्माण किया, यानी दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। दूसरा क्या है? दूसरा है सियामीज। यहाँ भी एक जाइगोट बना, जाइगोट का डिवीजन हुआ, एक जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड हुए, लेकिन वो जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड होते समय कहीं ना कहीं कोई पार्ट आपस में जुड़ा रह गया, तो उसको हम बोलते हैं कंजॉइंट या सियामीज, जिससे जो है ट्विन्स बने जो कहीं ना कहीं आपस में कहीं जुड़े रहेंगे। तीसरे टाइप का है फर्टर्नल या डाइजाइगोटिक। इसमें क्या होता है कि दो जाइगोट का फॉर्मेशन ही होता है, यानी दो स्पर्म दो एग, यानी दो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और दोनों जो है दो जीव का निर्माण किए, यानी कि यहाँ भी जो है ट्विन्स हुए। लेकिन ये कैसे हैं? ये फैटर्नल या डाइजाइगोटिक। डाई मतलब दो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ समझने वाली बात है कि ये जो आइडेंटिकल ट्विन्स है ये दोनों एक जैसे होंगे, जो कंजॉइंट ट्विन्स है वो दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन जो फैटर्नल ट्विन्स है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसे, मतलब या दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, एक मेल फीमेल हो, कुछ भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, ट्विन्स के बारे में समझ गए। अब आगे हम लोग की जो टॉपिक बन रही है वो अगली टॉपिक है इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दो नहीं, हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस को हम तीन टाइप से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एक्स लिंक, एक को पढ़ेंगे वाई लिंक, और एक को पढ़ेंगे एक्स वाई लिंक। तो यहाँ देखिए, पहला है एक्स लिंक, दूसरा वाई लिंक, और तीसरा एक्स वाई लिंक। यहाँ पे एक्स लिंक लिखा हुआ है लेकिन ये एक्स वाई लिंक है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन में ये डिजीज कॉज करता है, या फिर ये जो है कैरेक्टर शो करता है, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी DMD। यानी यहाँ पे आपसे पूछेगा हीमोफीलिया एक्स लिंक संलग्न रोग है या वाई लिंक है या XY है, तो आप क्या बताएंगे? एक्स लिंक, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक, डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD कैसा है? तो एक्स लिंक। लेकिन ये सभी डिजीज किस कंडीशन में डिजीज कॉज करते हैं? रिसेसिव कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में। दूसरा है वाई लिंक, जो रिसेसिव और होलैंड्रिक होते हैं। वाई क्रोमोसोम को होलैंड्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये वाई लिंक हैं जो रिसेसिव कंडीशन में डिजीज कॉज करते हैं। पहला होलैंड्रिक जीन, दूसरा हाइपरट्राइकोसिस। कान पे बाल होना क्या है? हाइपरट्राइकोसिस, जो केवल मेल का कैरेक्टर है क्योंकि इसके क्रोमोसोम वाई पे कैरेक्टर है। ठीक है, दूसरा है XY, जो डोमिनेंट कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, पिगमेंटोसा है ये, पिगमेंटोसा। ठीक, और नेफ्राइटिस, यानी कि नेफ्रॉन में सूजन आना। ये तीनों कैरेक्टर जो हैं, ये तीनों जो डिजीज हैं, इनके जो कैरेक्टर हैं वो XY लिंक होते हैं। जो ये दोनों होलैंड्रिक और हाइपोट्राइकोसिस है ये वाई लिंक हैं, और जो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और DMD ये एक्स लिंक संलग्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप इसमें जो है पहले कंपेयर करना समझिए। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, DMD ये एक्स संलग्न रोग हैं। दूसरा यहाँ पे हाइपरट्राइकोसिस वाई संलग्न है। इसके बाद नेफ्राइटिस और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और टोटल कलर ब्लाइंडनेस ये कैसा है? XY लिंक संलग्न रोग है। बारी बारी से हम लोग हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ते हैं।
हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की फर्स्ट पेडिग्री जो है वो हेल्डेन ने बताया था। पेडिग्री मतलब वंशावली। इसकी पहली पेडिग्री किसने बनाई थी? हेल्डेन ने बनाई थी। और इसको हीमोफीलिया को जॉन ओटो ने दिया था। हीमोफीलिया डिजीज को किसने बताया था? जॉन ओटो ने बताया था। और ये जो हीमोफीलिया होता है वो 3 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया जो ए होता है इसको क्लासिकल हीमोफीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लासिकल हीमोफीलिया। जो ब्लड को जमाने वाले, ब्लड को एंगुलेट करने वाले, जो है कोगुलेशन करने वाले 13 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 13 फैक्टर होते हैं, जिसमें फैक्टर नंबर 7 भी आता है, 9 भी आता है, 11 भी आता है। तो फैक्टर नंबर 8 की कमी से ब्लड नहीं जमता है, ऐसे हीमोफीलिया को हम क्लासिकल हीमोफीलिया कहते हैं। ध्यान रहे, चोट लगने के बाद ब्लड का न जमना, ये किसका कैरेक्टर है? हीमोफीलिया का कैरेक्टर है। जो अगर फैक्टर नंबर 8 की वजह से अगर ब्लड नहीं जम रहा है तो ऐसे हीमोफीलिया क्लासिकल हीमोफीलिया बोलेंगे। फैक्टर नंबर 9 की वजह से तो क्रिसमस डिजीज है ना। और फैक्टर नंबर 11 की वजह से जो है हीमोफीलिया सी है, जो कि काफी रेयर देखने को मिलता है। आज क्रिसमस डे भी है, क्रिसमस नाम भी आ गया है ना, कितना संयोग है। तो क्रिसमस डिजीज जिसको हीमोफीलिया बी भी बोलते हैं, जो फैक्टर नंबर 9 की वजह से है, और 8 की वजह से क्लासिकल हीमोफीलिया है। ये बात आप याद रखेंगे, ये 2 आपसे पूछा जाता है। रीजन क्या है? हीमोफीलिया होने का रीजन क्या है? तो पहला रीजन है म्यूटेशन। यही मेन रीजन याद रखें आप, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि क्या रीजन है हीमोफीलिया का। तो एक रीजन यहाँ पे पूछा जा सकता है जो काफी कॉमन देखने को मिलता है ऑप्शन में, वो है म्यूटेशन। अब इस हीमोफीलिया को कई नाम से जाना जाता है। इसे जो है ब्लीडर डिजीज बोलते हैं, इसे रॉयल डिजीज बोलते हैं क्योंकि रॉयल परिवार में हुआ था, इसे शाही रोग बोलते हैं, इसे ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं, है ना। अब इसे आल्सो और किस नाम से जाना जाता है? तो यह एक्स लिंक रोग है, अभी हमने यहाँ बताया था। और ये जो है क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर नंबर 9 की वजह से लोग क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। ये जेनेटिक डिजीज है, इसमें फीमेल कैरियर होते हैं और मेल हीमोफिलिक हो सकते हैं या नॉर्मल हो सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे याद करने वाली बात यह है, ब्रेन में इसको बात को बैठा लें कि इसमें फीमेल कैरियर होती हैं। फीमेल क्या होती हैं? कैरियर होती हैं। एक केस में फीमेल इस रोग से ग्रसित हो सकती हैं, अफेक्टेड हो सकती हैं। वो केस अभी हम दिखाते हैं आपको। नहीं तो नॉर्मली इस केस में कैरियर हो सकती हैं फीमेल या फिर नॉर्मल हो सकती हैं। यानी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगी, कैरियर होंगी फीमेल, और मेल क्या होंगे? वो हीमोफिलिक होंगे। मेल क्या होंगे? हीमोफिलिक होंगे। तो हम इसको बताने के लिए आपको हम कुछ केस लेके चलते हैं, उस केस के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे कैरियर हैं, कैसे नहीं। पहले तो आप समझें, जैसे XX है, इसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल। XY लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मेल। अगर हम X लिख करके हीमोफीलिया पढ़ना, X अलग रोग है, अभी हमने बताया आपको कि ये हीमोफीलिया X लिंक डिजीज है। तो और X पे H लिख दिए, मतलब क्या? ये X पे हीमोफिलिक नहीं है, ये फीमेल है और ये कैरियर है, क्योंकि इसके एक X पे H वाले जो है क्रोमोसोम है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर XY और यहाँ H लिख दें, तो ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा और ये मेल क्या होगा? हीमोफिलिक होगा। अगर हम X दोनों पे H लिख दें, यानी हीमोफीलिया के जीन हैं, तो क्रोमोसोम है, तो ये बोलेंगे कि ये फीमेल है लेकिन हीमोफिलिक है। यानी एक कैरेक्टर में फीमेल हीमोफिलिक हो सकती है। ये कंडीशन देखने को बहुत रेयर मिलता है। हम इसको एग्जाम्पल केस के थ्रू लेके चलते हैं। जैसे देखिए, एक नॉर्मल मेल है और एक कैरियर फीमेल है। नॉर्मल मेल का मतलब XY, कैरियर फीमेल मतलब XX, इसके ऊपर H, ठीक है। हम क्रॉस करते हैं XX और उस पर H है, H लगा देते हैं, XX, फिर Y के साथ लिखते हैं X और Y, इसके ऊपर H के ऊपर X है, XY। यानी इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि 2 फीमेल हैं, 2 डॉटर हैं, और दोनों डॉटर में से एक डॉटर क्या है? एक डॉटर कैरियर है और एक डॉटर क्या है? नॉर्मल है। यानी इन द सेंस कि 50% डॉटर कैरियर हैं और 50% डॉटर क्या है? नॉर्मल है। बात समझ में? दूसरे यहाँ देखें,
यहाँ पे दोनों केस में जो मेल है यानी कि जो सन है यानी जो बॉय है वो सन कैसा है, नॉर्मल है। ये कंडीशन कब देखने को मिली, जब पिता क्या हो, नॉर्मल हो और माता क्या हो, कैरियर हो, यानी हीमोफीलिया के कैरियर हो। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं, दूसरा कंडीशन हम ये देखते हैं, सॉरी मक्खी बैठ जा रही है। दूसरा केस क्या देखते हैं हम, दूसरा केस ये देखते हैं कि जो है जो मेल है वो क्या है, हीमोफिलिक हो। मेल क्या हो, हीमोफिलिक हो, यानी कि XY और इस पे क्या है, हीमोफीलिया है, ठीक है, इसको हीमोफीलिया हुआ। दूसरा नॉर्मल फीमेल हो, यानी कि एक ऐसा मेल है जो कि हीमोफिलिक है और उसकी शादी ऐसे महिला के साथ हुई, फीमेल के साथ हुई जो क्या है, नॉर्मल है। इनके केस में देखते हैं इनके संतानों में ये डिजीज कैसे ट्रांसफर होगा। तो X पे H है, X इसका गुणा इसमें करते हैं, XY के साथ करते हैं XY और X का Y के साथ करते हैं XY। इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में देखने को मिल रहा है कि दोनों डॉटर क्या हैं, कैरियर हैं, दोनों डॉटर क्या हैं, कैरियर हैं, और दोनों सन क्या हैं, नॉर्मल हैं। दोनों सन कैसे हैं, नॉर्मल हैं, और दोनों लड़कियां कैसी हैं, जो है यानी इनकी डॉटर कैसी हैं, वो कैरियर हैं हीमोफिलिक की। एक केस और देखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या देखते हैं, 100% डॉटर कैरियर हैं और 100% जो सन है वो नॉर्मल है, ठीक है। एक तीसरा केस देखते हैं, एक तीसरा केस क्या देखते हैं, मान लीजिए इस केस को ऐसे देखते हैं, जैसे एक मेल है जो कैसा है, वो हीमोफिलिक है, कैसा है, हीमोफिलिक है, और इनकी शादी ऐसी फीमेल के साथ होती है जो फीमेल क्या हो, कैरियर हो, क्या हो, कैरियर हो। इसको ऐसे बनाएंगे, मेल है तो XY, हीमोफिलिक है तो X पे H, फीमेल कैरियर है XX लिखेंगे, फीमेल का डायग्राम ऐसे लिखते हैं, और ये क्या है भाई, कैरियर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो दिक्कत। अब इसको हम मिलाते हैं, X के पावर H भी, इसके S पावर भी H भी। दूसरे केस में X पावर H और X, Y के साथ लगाते हैं तो X पावर H Y और X Y। इस कंडीशन में क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो डॉटर है, जो फीमेल है, जो डॉटर है वो क्या है, वो हीमोफिलिक हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि दोनों X पे अगर ऐसे क्रोमोसोम रहेंगे, हीमोफिलिक क्रोमोसोम रहेंगे, हीमोफिलिक जीन होंगे, तो इस केस में हीमोफिलिक हो सकती है, फीमेल हीमोफिलिक यानी डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है, और एक डॉटर क्या होगी, एक डॉटर कैरियर होगी। ये फीमेल कैसे होगी, कैरियर होगी, और एक सन कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा, और एक सन कैसा होगा, नॉर्मल होगा। यानी कहने का मतलब, अगर परसेंटेज पूछ दिया कि अगर एक ऐसे माता पिता हैं जिनमें पिता हीमोफिलिक हों, माता हीमोफिलिया के कैरियर हों, तो बताइए उनमें जो है सन की संभावना कितने प्रतिशत है हीमोफिलिक होने की, या कितने प्रतिशत है सन नॉर्मल होने की, या कितने प्रतिशत है जो है डॉटर के हीमोफिलिक होने की, या फिर कैरियर होने की। तो आप बोलेंगे 50% डॉटर हीमोफिलिक होंगी, 50% कैरियर होंगी, 50% सन हीमोफिलिक होंगे, और 50% क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। इन द सेंस इसका ये मतलब निकला कि फीमेल भी हीमोफिलिक हो सकती है, बशर्ते उनके फादर और सन में फादर हीमोफिलिक हों और मदर क्या हो, इसकी कैरियर हो। कोई दिक्कत? 3 केस हमने देखा, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो हीमोफीलिया जुड़ी बात हमने बता दिया। अब दूसरा हम बताते हैं, जबकि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रोग है, लेकिन जो रिसेसिव कंडीशन में डिजीज काज करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक एक्स लिंक रोग है। ये भी कैसा है, एक एक्स लिंक रोग है, यहाँ पे लिखा होगा एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिजीज है ये, ऐसा हीमोफीलिया भी था। और इसे सीवीडी बोलते हैं, यानी कलर विजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं इसको, और क्या, इसे डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं, इसे जो है प्रोटीन डिफेक्ट बोलते हैं, प्रोटीन दोष बोलते हैं, इसे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस बोलते हैं, लाल हरा अंधापन बोलते हैं। इसकी फर्स्ट पेडिग्री हॉर्नर ने दिया। आप बताएं कमेंट में करके, हीमोफीलिया की पेडिग्री सबसे पहले किसने दिया। और इसमें कैरियर अगर है, इसमें कैरियर फीमेल होंगी, और पेशेंट यानी इस रोग से ग्रस्त कौन होगा, मेल होगा, सेम हीमोफीलिया जैसा।
ठीक है। रीजन क्या है, डिफेक्ट इन कोन्स। आपको पता है कि अगर हम आई बनाते हैं, ये अगर आई बनाते हैं तो यहाँ पे रेटिना है, यहाँ पे रॉड और कोन बहुत ज़्यादा होते हैं, रॉड और कोन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोन में डिफेक्ट के वजह से, यानी फोटो रिसेप्टर कोन में डिफेक्ट होने की वजह से ये बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो हीमोफीलिया के बाद कलर ब्लाइंडनेस जो पढ़ रहे हैं, ये भी फर्दर 3 टाइप का है, एक प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया और ट्राइटोनोपिया। प्रोटोनोपिया मतलब डिफेक्ट फॉर रेड कलर, यानी रेड कलर देखने में, रेड कलर को पहचानने में दिक्कत आती है। डिफेक्ट ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत आती है, ड्यूटेरोनोपिया। और ट्राइटोनोपिया मतलब ब्लू कलर पहचानने में दिक्कत होना। यानी कि ये 3 कलर के हिसाब से ये जो है 3 टाइप का होता है। और इसके टेस्ट के लिए इशारा चार्ट या फिर जो है इशारा प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए भी अगर हम देखें तो इसमें भी हम 3 केस बना सकते हैं, सेम वैसे ही जैसा हम लोगों ने हीमोफीलिया के लिए बनाया था। यानी कैसे, देखिए फिर अब तो याद हो गया होगा। जैसे यानी कि एक नॉर्मल मेल है और एक हीमोफिलिक या कैरियर कह लें, कैरियर फीमेल होंगी। तो वहाँ पे हम हीमोफीलिया पढ़ रहे थे, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे तो नॉर्मल मेल मतलब XY, कलर ब्लाइंड मतलब X अलग रोग है, X पे C, और यहाँ पे कैरियर हैं तो XX और ये कैरियर है तो C, ठीक है। हम क्रॉस करते हैं XX है ना, XX तो X से पावर C और XC, सॉरी यहाँ नॉर्मल मेल है तो यहाँ पे हम क्यों लिखेंगे भाई, यहाँ नॉर्मल मेल है तो यहाँ पे C नहीं ना लिखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल है यानी नॉर्मल मेल है तो XY ना लिखेंगे, XY लिखेंगे तो इसका मतलब कि X के पावर C और X, ये इसके साथ हमने क्रॉस किया तो ये हो गया। फिर हमने इसके साथ इसका क्रॉस किया तो क्या हुआ, X हो गया। X के साथ Y का किया तो X से C Y और इसके साथ किया तो XY। इस कंडीशन में क्या निकल के आया कि एक डॉटर क्या होंगी, वो कैरियर होंगी, क्या होंगी, कैरियर, और सॉरी और दूसरी डॉटर क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, कोई सी नहीं है। यहाँ पे एक सन जो है, एक सन क्या होंगे, वो वहाँ पे इनको कलर ब्लाइंडनेस होगा, और दूसरे जो सन हैं वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। किस कंडीशन में, जब मेल यानी फादर उनके नॉर्मल थे और मदर क्या थी, कैरियर थी। लेकिन अगर इसका दूसरा केस देखें, अगर इसका हम दूसरा केस देखते हैं, मक्खी बैठ जाती है तो बोर्ड नहीं चलता है। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो फादर हैं यानी कि जो मेल हैं, यानी जो फादर हैं वो कैसे हैं, हीमोफिलिक, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि XY लिखें, इस पे क्या लिख दें, C, और लिखते हैं नॉर्मल फीमेल यानी माता कैसी हैं, नॉर्मल का मतलब XX, क्रॉस करते हैं X पे C और X पे C, XY। यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों जो डॉटर हैं वो क्या है, कैरियर हैं, और दोनों जो सन क्या है, नॉर्मल है, यानी जो सन क्या है वो नॉर्मल है। किस कंडीशन में, यानी 50% नहीं 100% जो पुत्रियां हैं वो कैरियर हैं और 100% पुत्र क्या है, नॉर्मल हैं। किस कंडीशन में, अगर मेल हीमोफिलिक हो और फीमेल क्या हो, नॉर्मल हो, मीन्स कि एक ऐसे दंपति हो जिनमें कि जो पिता हैं, जो हस्बैंड हैं वो कैसे हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, और उनकी जो वाइफ हो वो कैसी हो, नॉर्मल हो, तो उनके बच्चे में क्या संभावना होगी, 100% उनकी डॉटर्स क्या होंगी, कैरियर होंगी, यानी इस बीमारी को ले जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और उनके जो सन कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। एक कंडीशन और देखते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा था। तीसरी कंडीशन देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेल है यानी कि जो नर हैं वो हीमोफिलिक हो, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे हैं ना भाई, कलर ब्लाइंडनेस हो, बार वही लिख दे रहे हैं क्योंकि वही पढ़े थे अभी हम। और जो फीमेल हो वो फीमेल क्या हो, वो फीमेल जो है वो कैरियर हो, कंडीशन चेंज हो गई, कैरियर हो, यानी कि मेल मतलब XY, कलर है मतलब C, फीमेल कैरियर है मतलब XX, इसके ऊपर C लगा देते हैं, मतलब X अलग रोग है, ये क्रॉस करते हैं X के पावर C, इस पे क्रॉस करते हैं X से पावर C X के पावर C Y, और
XY। क्या कंडीशन निकल के आया? इस कंडीशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंडीशन में जो डॉटर हैं यानी कि जो फीमेल हैं, जो डॉटर हैं, ये क्या होंगे? ये कलर ब्लाइंडनेस होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों पे सी है, सेम कंडीशन हीमोफीलिया में बताया था। यहाँ पे जो डॉटर होंगी वो क्या होंगी? कैरियर होंगी, यानी इस रोग की कैरियर होंगी। एक जो सन होंगे उनको कलर ब्लाइंडनेस होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा यानी कि मेल में, और एक मेल कैसा होगा? नॉर्मल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि 50% डॉटर कलर ब्लाइंडनेस, 50% डॉटर कैरियर, 50% मेल यानी कि पुत्र जो है कलर ब्लाइंडनेस, और 50% पुत्र कैसे? नॉर्मल। ये 50 लिखा हुआ। यानी कि हम ये बात समझे कि अगर माता पिता दोनों में से पिता अगर हीमोफिलिक हो, माता कैरियर हो, तो पुत्री भी हीमोफिलिक या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो सकती हैं, जिस हिसाब से उनके माता पिता को है। लेकिन दो कंडीशन में माता केवल कैरियर हो सकती हैं, वो हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती हैं। और एक्स लिंक्स अलग रोग है, रिसेसिव कैरेक्टर में ये लक्षण दिखाई देते हैं। हीमोफिलिया का कारण क्या था? म्यूटेशन। कलर कैरेक्टर क्या है? कोन्स में डिफेक्ट होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये चार्ट आप बना सकते हैं, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, दोनों कंडीशन में आप इसको आप बता सकते हैं अगर इससे क्वेश्चन बनता है तब। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्स लिंक कैरेक्टर्स। एक्स लिंक कैरेक्टर, यहां पे देखिए, इसको इस तरह समझिए, इसमें थोड़ा सा गलत बन गया है। ये गलत मतलब आगे पीछे हो गया है। मैं यहां पे बना के आपको दिखा देता हूं। देखिए, एक्स जो सेक्स लिंक कैरेक्टर है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, वहां पे सही नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। देखिए, इसको देने वाले थे मॉर्गन। कौन थे? मॉर्गन थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है सेक्स लिंक कैरेक्टर को देने वाले मॉर्गन थे। ये दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और एक को बोलते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। या देखिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत? अब जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, ये दो टाइप का होता है। यही चीज यहां पे गलत बना हुआ, मैं यहां पे सही बना दे रहा हूं। पहला डाइजेनिक, क्या है? डाइजेनिक, या इसी को बोलते हैं डाइगाइनिक। इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न ये है, यहां पे गलत लिखा हुआ है। इसका पैटर्न ये है कि ये जो बीमारी है, ये जो कैरेक्टर है, ये फादर से डॉटर में जाएंगे और डॉटर से ग्रैंड सन में जाएंगे। कहां जाएंगे? फादर से डॉटर में जाएंगे और डॉटर से ग्रैंड सन में जाएंगे। कोई दिक्कत? इसका दूसरा टाइप यहां पे लिखा हुआ है, तभी तो गड़बड़ हो गया ना। यहां पे लिखा हुआ है क्या? दूसरा है डायंड्रिक। क्या है? डायंड्रिक। इसमें क्या होगा? किस तरह से देखेंगे इसको? ये जो कैरेक्टर है, इसमें जो है हम देखेंगे, ये मदर से सन में जाएगा और सन में जो है ग्रैंड डॉटर में जाएगा, सन से ग्रैंड डॉटर में जाएगा, मदर से सन में और सन से ग्रैंड सन में, या ऐसे कहें मदर से सन में और सन से ग्रैंड डॉटर में जाएगा। ये हो गया। अब दो बचे ये वाले। कौन से बचे भाई? ये वाले। ये इसके टाइप है, नॉन क्रिस्का से टाइप हैं। यानी एक को बोलेंगे होलोजेनिक, एक को क्या बोलेंगे? होलोजेनिक। हाँ, ठीक चल रहा है। होलोजेनिक यानी ये वाला, जिसको कि होलेनिक भी बोलते हैं, जिसमें फादर से सन में और सन से ग्रैंड सन में। और दूसरा है होलोगाइनिक। होलोगाइनिक। ठीक है, इसमें क्या? मदर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड डॉटर में चला जाएगा। इस तरह से कितने टाइप हो गए? ये दो टाइप के। पहला क्रिस क्रॉस, दूसरा नॉन क्रिस क्रॉस। इसमें भी दो टाइप, इसमें दो टाइप। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए होंगे। वहां पे गलत बना हुआ है, यहाँ पे आप सही कर लेंगे। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि जो ऑटोसोम टर्म दिया था वो मॉन्टेगमे ने दिया था, और जेक्स क्रोमोसोम शब्द दिया था वो मैकलंग ने दिया था ड्रोसोफिला पे, या फिर विल्सन ने दिया था। ऑप्शन में अगर मैकलंग दिया होगा तो मैकलंग लगाएंगे, अगर विल्सन दिया है तो विल्सन लगाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम टर्म कौन दिया और ऑटोसोम टर्म कौन दिया, ये भी बात आपसे पूछा जा सकता है, आप इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स। ठीक है, यानी कि कोई जो नर है, मादा है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, देखिए इसका फाउंडेशन हैंकिंग रखा था, और आपको पता है कि मेल है तो एक्स
वाई लिखते हैं, फीमेल है तो एक्स एक्स लिखते हैं, है ना। तो हम लोग में 22 पेयर क्रोमोसोम सेम होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और 23rd पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है, एलोसोम होता है, जो एक्स वाई होता है। तो एक्स बॉडी नाम कौन दिया? हैंकिंग ने दिया, इसको एक्स क्रोमोसोम कहा। वाई बॉडी नाम कौन दिया? इसको वाई क्रोमोसोम कहा गया, स्टीवेंस ने दिया। एक्स वाई एज अ सेक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स वाई क्रोमोसोम एज अ सेक्स क्रोमोसोम है, ये बात किसने बताई? स्टीवेंस और विल्सन ने बताई। कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत। अब जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको हम 3 टाइप से देखेंगे। क्या? प्रोगैमिक, सिनगैमिक, इपिगैमिक। प्रोगैमिक का मतलब कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले डिटरमाइन हो जाए कि आने वाली जो प्रोजनी है वो मेल है कि फीमेल। ऐसा देखने को मिलता है हनी बी में, वे मेल हनी बी में, जिसको ड्रोन कहते हैं, जिसका कोई पिता होता है ना, उसका कोई पुत्र होता है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से तो वहां पे समझेंगे। सिनगैमी ये फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है, यानी कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कब होगा? फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग, यानी दौरान। ये किसमें देखने को मिलता है? जनरली एनिमल प्लांट में ऐसा ही, हम लोगों में ऐसा ही देखने को मिलता है। तीसरा है इपिगैमिक। इपिगैमिक मतलब कि सेक्स का डिटर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन के आफ्टर, यानी बाद देखने को मिलता है। ये कहां देखने को मिलता है? फीमेल हनी बी में। कहाँ? फीमेल हनी बी में, कि वो रॉयल जेली खाएगी कि ब्रेड खाएगी, उसी हिसाब से तय होगा कि वो क्या बनेगी। हाँ, फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी, क्वीन होगी या वर्कर होगी, ये तय किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखें। अब जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, फिर हम डिटरमाइन करने के लिए फिर देखते हैं, फिर ये 4 टाइप के होते हैं। देखिए मैं यहां बना दे रहा हूं। एक ऐसा जिसमें मेल डिसाइड करेगा कि आने वाली जो प्रोजिनी है, आने वाली जो जनरेशन है, वो मेल होगी कि फीमेल, इसको बोलेंगे मेल हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलेंगे? मेल हेटेरोगैमेटिक। लेकिन आने वाली संतान नर होगी कि मादा, यानी मेल होगी कि फीमेल, ये कौन तय करेगी? ये फीमेल तय करेगी। इसको बोलेंगे फीमेल हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलेंगे? फीमेल हेटेरोगैमेटिक। जैसे मेल हेटेरोगैमेटिक में कौन लिंग का निर्धारण, यानी सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? मेल। फीमेल हेटेरोगैमेटिक में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? फीमेल, यानी कि निर्धारण कौन करेगा? फीमेल। तो यहां पे देखिए 2 टाइप का, एक एक्स 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 वाई टाइप, एक्स 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 वाई टाइप, और दूसरा एक्स 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 जीरो टाइप। जीरो मतलब ये ओ नहीं है, जीरो मतलब इसका मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे इसका एग्जांपल कौन है? मैन और ड्रोसोफिला। मैन और ड्रोसोफिला में एक्स 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 वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, और एस्कैरिस में, काकरोच में, ग्रासोफर में एक्स 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 जीरो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में नर ही निर्धारित करता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो मेल होगी कि फीमेल। लेकिन अगर फीमेल तय करेगी तो इसको हम लिखेंगे जेड 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 डब्ल्यू टाइप, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, और दूसरा है जेड 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 ओ टाइप। ठीक है, जेड जेड ओ टाइप। यहां पे देखिए जेड 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 डब्ल्यू टाइप में कौन होगा? बर्ड्स, जिसमें चिक्स भी आ जाएंगे। रेप्टाइल, फिश और इंसेक्ट में क्या पाया जाता है? जेड 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 डब्ल्यू टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन यही हम बदल दें जेड 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 जीरो टाइप, तो लिखेंगे मॉथ में और बटरफ्लाई में। फिर समझिए, हमने आपको यह बताया कि लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा? या तो मेल कर सकता है या तो फीमेल कर सकता है। आप तो यही जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम मेल में तो मेल ही तय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, फीमेल भी तय कर सकती है कि आने वाली जो जनरेशन है, प्रोजिनी है, वो डिटरमाइन हम करेंगे। कैसे भाई? अगर मेल करता है तो मेल हेटेरोगैमेटी, फीमेल अगर डिटरमाइन करती है तो फीमेल हेटेरोगैमेटी। मेल वाला 2 टाइप, एक्स 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 वाई टाइप, मैन में का और ड्रोसोफिला में ऐसा ही पाया जाता है। और दूसरा है एक्स 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 जीरो टाइप, ये किस में देखने मिलता है? एस्कैरिस में, काकरोच में, ग्रासोफर में। और अगर फीमेल डिटरमाइन करे तो जेड 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 डब्ल्यू टाइप, ये कहाँ देखने को मिलता है? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, फिश में, इंसेक्ट में। और अगर जेड 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 जीरो टाइप है तो ये किस में पाया जाता है? मोथ और बटरफ्लाई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। हनी बी में पूरा तो नहीं देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है कि उतना ही जानेंगे। जैसे भी हमने कहा कि मेल में, मेल यानी जिसको ड्रोन हम कहते हैं, इसमें डिटर्मिनेशन अब फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है, ये बताया था। तो यहाँ पे देखिए हनी बी में सेक्स का डिटर्मिनेशन हैप्लो डिप्लो मैकेनिज्म पाया जाता है, यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म पाया जाता है, यानी हैप्लो डिप्लो मैकेनिज्म पाया जाता है। अगर
n बराबर 16 है तो ये मेल है, इसको ड्रोन कहते हैं। अगर 2n बराबर है डिप्लॉयड है 32 है, ये फीमेल बनाएगी, इसे क्वीन और वर्कर। यानी क्वीन और वर्कर क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, ड्रोन क्या होते हैं, मेल होते हैं। ये हेप्लॉयड होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, और हनी बी में ग्रब लार्वा बनता है, और ये डेवलप होते हैं पार्थिनोजेटिकली, जिसमें भी कौन सा टाइप, आर्हिनोटोकी टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप बात याद रखेंगे। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी या जीनिक बैलेंस थ्योरी कौन दिया, तो कैल्विन ब्रिज ने दिया। किसने दिया, कैल्विन ब्रिज ने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रोसोफिला में 4 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी 4 पेयर क्रोमोसोम फाउंड इन ड्रोसोफिला। जबकि हम मटर की बात कर रहे थे, पाइसम सटाइमो की बात कर रहे थे, उसमें 7 पेयर क्रोमोसोम थे, यहाँ 4 पेयर क्रोमोसोम है। इसमें 3 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। जैसे हम लोगों में 22 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है ना। 22 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है हम लोगों में, और ड्रोसोफिला में 3 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी किसने दिया, तो आप बताएंगे सटन और बावेरी ने दिया। क्या बात, किसने दिया, सटन और बावेरी। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ ले, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो आप बताएंगे टी.एच. मॉर्गन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, टी.एच. मॉर्गन। उन्हीं के हिसाब से एक्सपेरिमेंट शब्द आते ही हम टी.एच. मॉर्गन का नाम लेंगे। ठीक है, टी से थॉमस, एच से हंट। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो आप बताएंगे मॉर्गन। देखिए यहाँ पे जीन है, यहाँ पे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम शब्द आएगा तो सटन बावेरी, अगर क्रोमोसोम में एक्सपेरिमेंट शब्द आएगा तो टी.एच. मॉर्गन, अगर जीन शब्द आएगा तो मॉर्गन। ठीक है, तो यहाँ 2 जगह मॉर्गन मॉर्गन लिख देंगे। अगर ये पूछता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ इनहेरिटेंस था, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आएगा तो लिखेंगे मैकलंग। देखिए यहाँ पे 4 तरह क्वेश्चन पूछे गए। आपसे पूछेगा कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी कौन दिया, सटन और बावेरी। इसका एक्सपेरिमेंटल पूछेगा तो टी.एच. मॉर्गन। अगर इसका जीन पे पूछेगा, जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तब भी मॉर्गन। लेकिन अगर इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कह दिया तो आप लिखेंगे मैकलंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन 100% बन सकते हैं। ये 4 तरह के हैं, चारों के आंसर अलग अलग हैं, 2 के सेम हैं, 2 के अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे देंगे आप। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताते हैं लिंकेज, इसी में जोड़ दिया लग रहा है, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर नीचे हो गया। चलिए, ये जो लिखा हुआ है लिंकेज के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। थोड़ा लिखने में आगे पीछे हो गया है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लिंकेज, यानी लिंकेज के बारे में क्या पूछ सकता है। लिंकेज मतलब सहलग्नता। क्या पूछता है, सहलग्नता। तो देखिए, जो टर्म लिंकेज है वो किसने दिया, मॉर्गन ने दिया। लिंकेज की खोज किसने किया, मॉर्गन ने किया। लिंकेज किसका डेविएशन है, तो मेंडल्स का जो 3rd लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसी का ये डेविएशन है लिंकेज। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यानी मेंडल का जो 3rd लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसी का डेविएशन, यानी उसी का अपवाद, उसी का एक्सेप्शन कौन है, लिंकेज है। ये डू नॉट फॉलो डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, यानी कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस आता है 9:3:3:1, ये इसका पालन नहीं करता है। लिंकेज जीन क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम सेड टू बी लिंक जीन या सिंटेनिक जीन, यानी सॉरी, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम सेड टू बी लिंक। लिंक जीन किसको बोलेंगे, जो सेम क्रोमोसोम पे हो, यानी सेम क्रोमोसोम पे अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिंक जीन बोलेंगे। लेकिन ऐसे जीन जो सेम क्रोमोसोम पे हैं, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, उन्हें क्या बोलेंगे हम, सिंटेनिक जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंटेनिक जीन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ लिंक जीन हमने देखा और सिंटेनिक जीन देखा, तो हम उसको हम जो है अलग अलग, देखिए यहाँ पे इसके एक अलग परिभाषा लिखी हुई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, मैं देखा दोनों से एक बात लिखा हुआ है, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, कई चीजें यहाँ पे गलत हैं। देखिए सॉरी, जो मैं पढ़ा तो समझा। देखिए यहाँ पे लिखा है जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी जीन सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो ऐसे जीन को लिंक जीन बोलेंगे। दूसरा लिखा हुआ है सिंटेनिक जीन, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर ये लिखा हुआ है ऑल लिंक जीन आर सिंटेनिक जीन बट ऑल सिंटेनिक जीन आर नॉट लिंक जीन।
ठीक है, यानी सभी सिंटेनिक जीन लिंक जीन हैं, लेकिन सभी सिंटेनिक लिंक जीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो लिंकेज है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं है, लिंकेज बराबर होता है, लिंकेज बराबर 1 यानी कि व्युत्क्रमानुपाती डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 जीन, यानी 2 जीन के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, 1/, लिखते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जबकि क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, देखेंगे क्रॉसिंग ओवर समानुपाती, यानी इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल टू 2 जीन के डिस्टेंस, यानी क्रॉसिंग ओवर 2 जीन के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, जबकि लिंक जीन 2 जीन के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये 1/, में लिखा हुआ है, ये 1/, में लिखा हुआ है, और ये क्रॉसिंग ओवर इसके समानुपाती लिखा हुआ है। और क्लोजर देन जीन स्ट्रॉन्गर देन लिंकेज, जितने जीन पास होंगे उतने वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। और फारदर देन, यानी जो जीन ज्यादा दूर होंगे उनमें क्रॉसिंग ओवर जो है ज्यादा होगा। लिंकेज, जो लिंकेज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट लिंकेज, एक इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज रेयर होते हैं, जबकि इनकम्प्लीट जीन जो है कॉमन होते हैं। लिंकेज को जो है क्या स्वीट पी पर दिया गया था, मीठी मटर पे, यानी लेथाइरस ओडोरेटस जिसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और जानिए बेटसन और पुनेट ने 1905 में जो है लिंकेज जीन की वैल्यू के बारे में बताया। क्या बताया भाई, देखिए यहाँ पे, इसको इस तरह से याद रखिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है, ये क्रॉसिंग ओवर वाली बात है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर वैल्यू और लिंकेज वैल्यू। देखिए क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू मिनिमम 0% होता है और मैक्सिमम 50% होता है। नीचे से याद करिए, आराम से याद हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू मिनिमम 0% होती है, मैक्सिमम 50% होती है। यानी मैक्सिमम क्रॉसिंग कितना हो सकता है, 50%, मिनिमम कितना होता है, 0%। और जो लिंकेज है वो मिनिमम 50% होता है और मैक्सिमम 100% होता है। तो कैसे याद रखेंगे, क्रॉसिंग ओवर मिनिमम 0%, मैक्सिमम 50%, लिंकेज मिनिमम 50%, मैक्सिमम 100%। ठीक है, ये ऐसे याद रखेंगे। लिंकेज मैप को सर्वप्रथम जो है स्टुअर्ट वेंट ने तैयार किया था, जो मार्गन के ही स्टूडेंट थे। ये भी बात याद रखेंगे। इतनी बात अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लिंकेज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। अभी हमने देखा क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोपोर्शनल टू 2 जीन के बीच डिस्टेंस, ये ना पढ़ रहे थे। और लिंकेज क्या पढ़ रहे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 जीन के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए टर्म क्रॉसिंग ओवर कौन दिया, मॉर्गन। बारबरा मैक्लिंटॉक ने सबसे पहले इसका एविडेंस दिया था क्रॉसिंग ओवर का मेज पर। इसे जो है रिकॉम्बिनेशन ही बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर कब देखने को मिलता है, तो पैकेट इन स्टेज में, यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेट इन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर बेस्ट देखने को मिलता है, बेस्ट होता है। और कब अच्छा दिखाई देता है, डिप्लोटीन में, यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में ये बेस्ट विजिबल होते हैं। और बेस्ट कब ये अकर्स होते हैं, यानी कब ये घटना सबसे अच्छी होती है, तो ये होती है पैकेट इन स्टेज में। ठीक है, फिर समझिएगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेट 3 स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में ये बेस्ट विजिबल होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो आप बोलेंगे पैकेटिन में। कब स्पष्ट दिखता है, तो आप बोलेंगे डिप्लोटीन में। बाकी मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट एक कॉमन बात है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, कियाजमेटा पॉइंट पे। देखिए ये क्रोमोसोम है ये, तो ये जहां पे मिलते हैं इसी को कियाजमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कियाजमा। कियाजमा के आधार पे क्रॉसिंग ओवर सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो कई टाइप के हो सकते हैं ये। आगे देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन टेट्राड और बाईवैलेंट स्टेज। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, देखिए जैसे हम क्रोमोसोम को बना दें इस तरह से, ये हो गया। दूसरा क्रोमोसोम बनाए तो ये इस पे क्या हो गया, इस तरह से, ऐसे ऐसे। देखिए ये इस तरह से जुड़ते हैं, आप समझिएगा, ये इस तरह से जुड़ते हैं। लेकिन बोर्ड पे जैसा बने, बोर्ड पे ऐसे ही बन जा रहा है, लेकिन ये इस तरह से जुड़ते हैं, यानी आगे भी जुड़ते हैं तो पीछे भी जुड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि अकर्स इन टेट्राड या बाईवैलेंट स्टेज। क्रॉसिंग ओवर
समानुपाते, ये समानुपात चिन्ह है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होगा। इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था किसने? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे। कब किया था? ड्रोसोफिला पर ऑब्जर्व किया था किसने? मॉर्गन ने। क्रॉसिंग ओवर जो है ये जर्माइनल हो सकते हैं जो कि कॉमन है, और सोमैटिक हो सकते हैं जो कि रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, जो सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर है उसको ऑब्जर्व किया था ड्रोसोफिला पर किसने? स्टर्न ने, और मेज पे किया था जॉनसन ने, एस्परजिलस पे किया था, पेंटोकार्बो ने किया था। ये भी याद रखेंगे, स्टर्न, जॉन्स और पेंटोकार्बो, ये बात याद रखेंगे आप क्रॉसिंग ओवर के सेंस में। अब जो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है वो सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। एक कियाजमा बनेगा तो सिंगल, दो कियाजमा बना तो डबल, तीन बना तो मल्टीपल, तीन या तीन से ज्यादा बना तो मल्टीपल। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है क्रॉसिंग ओवर का वो स्टुअर्ट वेंट ने दिया था जो कि मॉर्गन के शिष्य थे। और ये क्या होता है? इसकी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बराबर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछ सकता है स्ट्रेन थ्योरी कौन दिया? तो डार्लिंगटन ने दिया। और ब्रेकेज एंड रिपल्सन थ्योरी भी इसको बोला जाता है, ब्रेकेज या रीयूनियन, ब्रेकेज या रीयूनियन थ्योरी, या इसी को बोलते हैं स्ट्रेन थ्योरी, तनाव सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं? तनाव सिद्धांत। तो ब्रेकेज एंड रीयूनियन या फिर इसको स्ट्रेन थ्योरी किसने दिया? तो आप बताएंगे डार्लिंगटन ने दिया था। क्रॉसिंग ओवर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो क्रॉसिंग ओवर ओरिजिनेट न्यू वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन उत्पन्न होता है। ये भी बातें आप याद रखेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, म्यूटेशन। कितना वीडियो हो गया? 42 मिनट का। म्यूटेशन पढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। म्यूटेशन को सबसे पहले किसने देखा था? हुगो डी ब्रिज ने खोजा था। इसको जो है डार्विन ने स्पोर्ट्स नाम दिया था, बेटसन ने इसको साल्टेशन कहा था। तो आपसे पूछ देगा कि किस साइंटिस्ट ने म्यूटेशन को स्पोर्ट्स कहा? डार्विन। किसने इसको साल्टेशन कहा? तो आप कहेंगे कौन भाई? बेटसन। और इस म्यूटेशन की यूनिट क्या है? म्यूटान। जीन म्यूटेशन क्या होता है? इसको सेठ राइट ने इसे एनकोनशिप पे देखा था, भेड़ की टांगों में देखा था। ठीक है, और म्यूटेशन को आल्सो डिस्कवर्ड या आल्सो ऑब्जर्व इन, यानी म्यूटेशन को तो ओइनोथोरा लैमार्कियाना पे देखा गया था, लेकिन इसके अलावा इसको न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला, इकोलाई, बैक्टीरियोफेज पे भी देखा गया था। जनरल फीचर क्या है भाई? कि जनरल फीचर क्या है म्यूटेशन का? तो जनरली म्यूटेशंस आर रिसेसिव एंड अपीयर ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन मतलब ये, होमोजाइगस मतलब ये, यानी सेम हो, होमोजाइगस कंडीशन में ये अपीयर होते हैं, देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये हार्मफुल होते हैं। मूलर ने इसको ड्रोसोफिला पे देखा था और सैडलर ने इसको मेज पे देखा था। अब म्यूटेशन की स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर स्टेबल म्यूटेशन है मींस फ्रीक्वेंसी लो है, अनस्टेबल है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। जो म्यूटेशन है वो दो टाइप का होता है, एक इंड्यूस और एक स्पॉन्टेनियस, एक इंड्यूस और एक स्पॉन्टेनियस। और जीन म्यूटेशन टाइप कितने हैं? पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये जीन म्यूटेशन के ही टाइप हैं। जीन म्यूटेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो सोमैटिक हो सकता है या तो जर्माइनल हो सकता है, मतलब ये जर्म सेल में हो सकता है या भी सोमैटिक सेल में हो सकता है। जीन म्यूटेशन फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड या रिवर्स हो सकता है, या फिर म्यूटेशन कब हो सकता है? बिफोर गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट के बनने से पहले या इन गैमिट में, या फिर गैमिट के बाद जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में हो सकता है। मीन्स कि गैमिट बनने से पहले, गैमिट में और गैमिट से जाइगोट बनने के बाद भी म्यूटेशन हो सकता है। और जो म्यूटेशन को काज करते हैं उनको हम म्यूटाजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटाजेन कहते हैं। ये म्यूटाजेन दो टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजेन और केमिकल म्यूटाजेन। फिजिकल म्यूटाजेन और केमिकल म्यूटाजेन। फिजिकल म्यूटाजेन आयोनाइजिंग हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्सरे, ये हाई पोटेंशियल पावर के होते हैं। और नॉन आयन म्यूटेशन यूवी रेज हो सकते हैं जिनका पेनिट्रेशन रेट लो होता है। ठीक है, केमिकल म्यूटेशन फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, एमएमएस मतलब मेथिल मेथेन सल्फोनेट हो सकता है, ईएमएस हो सकता है यानी एथिल मेथेन सल्फोनेट होता है, और ईजीबीआर हो सकता है ना। ठीक है, ईजीबीआर हो सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एथिल ब्रोमाइड।
ठीक, इसके आगे हम लोग, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अगली टॉपिक हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पहला वीडियो के बाद दूसरा वीडियो होगा ये, इसके बाद एक वीडियो और होगी और ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग जेनेटिक्स एक लंबा चैप्टर है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है 3 वीडियो में देखेंगे। ये दूसरा वीडियो था, कैसा लगा आपको बताइए। इसके आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।